हेलो मेंबर्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइनिंग मिला में आप सभी का फिर से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। तो गाइस, एसएससीएल का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग सारे वीडियो बन रहे हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया, लगभग में 90% ख़त्म हो चुका है, 10% है। उम्मीद है दो तारीख से पहले हो जाएगा। उम्मीद तो यही लेके है, कोशिश मैं कर रहा हूँ अपना। तो आप लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे वीडियो देख लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिलते हैं इन्फॉर्मेशन, चाहे एग्जाम के रिगार्डिंग हो या कोई नया नोटिफिकेशन हो या कुछ भी हो, या जो मैं नए वीडियो डालता हूँ उससे मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ, है ना। तो मेरे चैनल से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो गाइस, एसएससीएल सेट एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने कुछ एमसीक्यू, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उम्मीद है कि लगभग 60+ क्वेश्चन सेट है, कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात है तो मैं बता देता हूँ, बहुत लोग नहीं जान रहे हैं। 300, ठीक है, 300 ओनली प्राइस है इसका। चलिए सिलेबस की ओर देखते हैं। तो नए बंदे हैं जो हैं, उसके लिए जानना जरूरी है कितना कंप्लीट हो गया, ताकि वो वीडियो देख सके। जितना मैंने लाइनिंग किया ना, ये टोटल हो गया, ठीक है, टोटल खत्म हो गया है। और इधर से मैंने लिया था कुछ, फेंसिंग से लेकर यहाँ तक खत्म हो गया है। वीडियो सपोर्ट भी हो गया है शायद, देखूंगा एक बार। इधर ये 2 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी हो गया है शायद। तो इधर से 1 2 3 छूटते हैं और नीचे से भी हो गया है। फर्स्ट एड हो गया है, एक्सप्लोसिव हो गया है, एसओपी छूटा हुआ है, पीट सेफ्टी वर्कमैन हो गया है, ड्रिंकिंग हो गया है, माइंड रेस्क्यू रूल हो गया। ये सारे हो चुके हैं, नए होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। ये छूटा हुआ और एक एसओपी, इधर से 2 छूटे हुए हैं, दोनों एक दिन डालूंगा वीडियो। तो मुद्दा ये है कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज डेवलपमेंट वर्क एंड डिप्लॉयिंग ऑपरेशन यही पढ़ाऊंगा मैं। काफ़ी कुछ समझाऊंगा मैं, मेरे वॉइस को अच्छे से सुनना है और वीडियो को स्किप ना करें, यही उम्मीद है। ताकि कहीं भी इंफॉर्मेटिव जो मुद्दा उठाऊंगा मैं, अगर आप अच्छे से नहीं वीडियो देखोगे तो हो सकता है कहीं छूट जाए, है ना, और आपके एग्जाम में वही आ जाए तो दिक्कत है। तो गाइस, डेवलपमेंट शुरू करते हैं। पहले डेवलपमेंट, उसके बाद डिप्लॉयिंग में घुसेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है, सभी लोग को पता है, डेवलपमेंट जो होता है माइंस का स्टार्टिंग होता है। जब कोई माइंस खुलती है तो डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद डिप्लॉयिंग होती है। ये अंडरग्राउंड की बात है। ओपन कास्ट में डेवलपमेंट होती है लेकिन डिप्लॉयिंग नहीं होती। रिक्लेमेशन होता है, बोल सकते हैं इसको डिप्लॉयिंग ही, ठीक है। ओपन कास्ट में रिक्लेमेशन होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें उठता है कि इंट्रांस के बेसिस पर on the basis of entrance माइंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप अंडरग्राउंड माइंस होते हैं, 3 टाइप। यूजी माइंस होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इंक्लाइन माइन।
दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा शाफ्ट माइन। तीसरा हो जाएगा आपका एडिट माइन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रांस अंडरग्राउंड mines are divided into 3 types. One is inclined mine, second is shaft mine और third is edit mine. तो inclined mine किसको बोलते हैं? जो ढालू रास्ता हम लोग सरफेस से बनाते हैं। सर ये सरफेस है आपका, यहाँ से हमारा पोल बैरियर है, यहाँ से जो ढालू रास्ता बनाएंगे इसको inclined बोलेंगे। और शाफ्ट माइन यहाँ पर सरफेस है मेरा, और यहाँ पर और बॉडी है, तो इसमें सीधा जो हम लोग होल करके जो रास्ता बनाते हैं इसको शाफ्ट बोलते हैं। और एडिट माइन आपका सरफेस है ये, लेकिन ये हिली एरिया में डिपोजिशन है, तो हम लोग सीधा रास्ता बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडिट माइन। ठीक है, अब बात होती है कोल सीम के थिकनेस के बेसिस पर भी डिवाइड किया गया है। कोल सीम थिकनेस, कोल सीम थिकनेस के बेसिस पर कितने टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, माइंस को कितने टाइप में बांटा गया है। तो पहला है थिकनेस है, तो थिन सीम है, इसको फर्स्ट कर देते हैं। थिन सीम, और थिन सीम है तो उसका कुछ थिकनेस है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, यहाँ ऑन द बेसिस कर देता हूँ तो बढ़िया रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस कोल सीम कितने भागों में बांटा गया। तो पहला नंबर जो है थिन सीम है, तो थिन सीम किसको बोलेंगे? लेस देन या इक्वल टू 1.5 मीटर। जब हमारा कोल का जो थिकनेस है, जो डिपोजिशन है, उसका थिकनेस अगर इक्वल टू या लेस देन है 1.5 मीटर, तो उसको थिन सीम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में आता है मॉडरेट। मॉडरेट थिक सीम, तो इसका क्या थिकनेस होगी? मोर देन होती है 1.5 मीटर। ठीक है, टू अप टू हो जाएगा 4.5 मीटर। ठीक है, सेकेंड मॉडरेट थिक सीम का रेंज यही है। इसको इस तरह का दिखे, इस तरह का अगर सीम हमारा आता है तो इसको मॉडरेट थिक सीम बोलते हैं। थर्ड है थिक सीम। ये होती है मोर देन 4.5 मीटर टू कहाँ तक? अप टू हो जाएगी 9 मीटर। तो थिक सीम हमारा ये रेंज है 4.5 मीटर से ऊपर, लेकिन 9 मीटर तक। अगर इसके रेंज में होता तो थिक सीम। वेरी थिक सीम एक होता है मोर देन 9 मीटर अगर रहा वेरी थिक सीम। तो आप जिस माइंस में ट्रेनिंग किए होंगे, आपका सीम थिकनेस अगर पता होगा तो इस डाटा जो दिया मैंने उससे पता चल जाएगा कि आपका जो सीम था किस रेंज में था, वेरी थिक था या ठीक था या मॉडरेट था या फिर थिन था, है ना।
तो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ अब जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। Cold seam is divided ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। डेप्थ के अनुसार कोल्ड सीम कितने भागों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन हमारा ये आंसर होगा, 3 टाइप के होते हैं, शैलो डेप्थ, मॉडरेट डेप्थ, डीप सीम। बोलते हैं ना कि डीप सीम में काम हो रहा है ना। तो अब इसकी रेंज क्या है। शैलो डेप्थ की रेंज हो जाती है सरफेस से डेप्थ नापा जाता है ना, अप टू 150 मीटर। तो 150 मीटर के अंदर अगर रेंज है हमारा कोल्ड सीम का तो शैलो डेप्थ में। अब मॉडरेट डेप्थ का मोर देन है 150 मीटर टू अप टू 450 मीटर। तो ये अगर रेंज रहता है तो मॉडरेट डेप्थ में सीम मोर देन 150 मीटर से लेकर 450 मीटर। डीप सीम मोर देन 450। तो गाइस इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस, तो कोल्ड सीम इस तरह से डिवाइड किया गया। तो इस तरह का रेंज है। अब ग्रेडियंट के बेसिस पर भी बांटा गया है, ठीक है, कितना ढाल पे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट देखते हैं माइंस टाइप। तो क्वेश्चन ये है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट माइंस टाइप। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला फ्लैट सीम, दूसरा है इंक्लाइंड सीम, तीसरा है स्टीप सीम, चौथा है वेरी स्टीप सीम। तो फ्लैट सीम किसको बोलेंगे आप जानते हैं ग्रेडियंट के बेसिस पर। तो ग्रेडियंट हमारा 1 in 10, 1 in 5 इस तरह से होता है ना। तो लेस देन या अप टू, यानी कि उतना तक रहा हमारा कितना 1 in 11 से, तो हमारा फ्लैट सीम, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा आपको दे रहे हैं इसको समझ कुछ लोगों को हो सकता है नहीं आ रहा, तो मैं उनके लिए मैं बता देता हूँ ये डाटा किस प्रकार है। मोर देन 1 in 11, तो 1 in 11 से ज़्यादा जो होता है 1 in 10 होता है, 1 in 10 से ज़्यादा होता है 1 in 9। तो नंबर घट रहे हैं लेकिन वो जो डेप्थ है ज़्यादा होता है, ठीक है, उल्टा यहाँ पर सीन। तो मोर देन 1 in 11 से
2 लेकर अप टू 1 in 3, तो 1 in 11 बड़ा है कि 1 in 3, तो 1 in 3 बड़ा है। ठीक, तो इसके रेंज में रहेगा तो इंक्लाइंड सीम। अब स्टीम सीम की बात करें तो वन इन 3 टू तो कुछ इस प्रकार का रेंज रहेगा, मोर देन 1 in 3 से लेकर 1 in 2 तक, तो हमारा हो जाएगा स्टीम सीम। अब वेरी स्टीम जिसको बोलेंगे वो मोर देन होता है 1 in 2। तो ये है डाटा ऑन द बेसिस ऑफ, इसको याद रखना है, थोड़ा दिमाग में बिठा लिए, काफ़ी इजी है क्योंकि एक रेंज से दूसरा रेंज बढ़ रहा है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि स्टीम सिम इज ए सिम विच इज रेंज, और उसके बाद ऑप्शन दे दिया जाएगा मोर देन 1 in 11 टू इतना, या वो बोल देगा इसके बीच में जो ये दे देगा, उसके बाद वाला कोई ऑप्शन देगा। ये सब डाटा याद रखना है। डेप्थ में भी यही कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ कोर सिम डीप कोर सिम इज 4.5 मीटर 1.5 मीटर ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से उठती है काफ़ी सभी से का क्वेश्चन बनती का पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि माइनिंग मेथड कितने टाइप के होते हैं। माइनिंग मेथड टाइप, या वो लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ माइनिंग मेथड, है ना। तो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, 3 टाइप के माइनिंग मेथड है। पहला सबको पता होगा उम्मीद है, बोर्ड एंड पिलर। बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वॉल, सेकेंड लॉन्ग वॉल मेथड, थर्ड है रूम एंड पिलर मेथड। तो 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं माइनिंग करने के लिए, है ना। तो आपके जो माइंस होंगे बोर्ड एंड पिलर में किए होंगे ट्रेनिंग, कोई लॉन्ग वॉल हो सकते हैं, कोई मेटल के होंगे, रूम एंड पिलर भी कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड है। तो बोर्ड एंड पिलर में होता क्या है, बेसिकली गैलरी होती है। अगर इसको एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट मान लिया जाए, ये पिलर्स रहते हैं बीच बीच में, ये सब गैलरी चलाई हुई रहती है। यहाँ पे गैलरी चलेगी, फिर यहाँ एक पिलर रहेगा। तो पिलर जो रेक्टेंगल होता है जनरल रेगुलेशन के हिसाब से, स्क्वायर बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन रेक्टेंगल होता है ना। तो ये डेवलपमेंट लॉन्ग वॉल में क्या होता है, एक बड़ा सा सीम है, इसमें हम लोग डायरेक्ट मशीन लगा के काटते हुए चल जाते हैं। तो एक होता है एडवांसिंग, इधर से काटते हुए तो एडवांसिंग, और इधर से पैनल बनाए हुए हैं, इधर से अपना मशीनरी घुसा के। एक मेन गेट होता है, टेल गेट होता है, तो मशीनरी इसे करके इधर से एक अलग से वीडियो लॉन्ग वॉल का बनाया है मैंने, देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बस रिवाइज करवा दूँ। तो इधर से हम लोग मशीनरी इक्विपमेंट लगाएं और यहाँ पर सीलर मशीन लगा के इधर से अगर काटते हुए अगर बाहर निकलते हैं, तो ये हमारा होता है रिटरेटिंग मेथड, दोबारा लॉन्ग वॉल करना। और रूम एंड पिलर बस बोर्ड एंड पिलर की तरह है, उसका गैलरी थोड़ा बड़ा रहता है, बस कुछ डिफरेंट नहीं है बोर्ड एंड पिलर और रूम एंड पिलर मेथड। तो डेवलपमेंट में बात आती, कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ सामान है, कुछ मेथड है उसके अंदर, जैसे कि है पैनल। अब पैनल हम लोग किसको बोलेंगे, पैनल जो, तो ध्यान से सुनिए पैनल, इसको लिखेंगे नहीं, बस मैं बोल देता हूँ। अंडरग्राउंड माइंस का वह भाग
अंडरग्राउंड माइंस का वह भाग जिसका कोर इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर लिया जा सके। किसके अंदर? इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर कोर लिया जा सके, उतना ही बड़े भाग को हम लोग क्या करते हैं? पैनल करते हैं। ठीक है। और पैनल जो बनाया जाता है ना, हो सकता है आपका पैनल विथ कोर के साथ बनाया होगा, बड़ा सा कोर का भाग छोड़ दिया जाता है। पैनल बनाने का एक ही मकसद है कि ये बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट को दो भाग में अगर बांट देते हैं, ये हमारा गैलरी है, पिलर है, इधर है, इधर पूरा है, और यहाँ एक बड़ा पैनल बना दिए हैं, ये दो भाग में बढ़ गया। इधर को इधर से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि वेंटिलेशन रोड या लगा दिया गया अंदर जाने के लिए, लग जाएगा, ठीक पैक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फायदा क्या होता है कि इधर अगर कुछ इफेक्टेड है, आग लगी या कोई अलग आता है हुआ, तो इधर इफेक्टेड नहीं। तो ये इसका फायदा है पैनल बना के हम लोग डेवलपमेंट करना। एक होता है विदाउट पैनल, एक होता है पैनल। अब इस बीच में अगर हम लोग नहीं डालें पैनल तो ये हो जाएगा विदाउट पैनल, और बीच में डालें तो विथ पैनल। ठीक है। अब बात होती है पैनल का जो साइज होगा, साइज ऑफ पैनल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो सीधा सा इम्पैक्ट पड़ता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड पर। इंक्यूबेशन पीरियड पर, इंक्यूबेशन पीरियड। अब यहाँ बात उठती है कि इंक्यूबेशन पीरियड बार बार हो रहा है, तो पहले इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बता देता हूँ। इसका ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन। जब कोयला पहली बार स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन में आती है, और जितना समय के बाद, जब पहली बार फेवरेबल कंडीशन में आती है कि मतलब जब आग उसमें लगने लगती है, हीट उत्पन्न होने लगता है, उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। और जितने समय के बाद उससे हीटिंग या फायर लग जाता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब स्टार्टिंग होता है उसके बाद जब कोयला में आग लग जाता है, उस दौरान के समय को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ऑन द बेसिस साइज ऑफ पैनल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? तो इसके कुछ पॉइंट है, 4 पॉइंट है। रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, पहला पॉइंट है रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब बात आती है कि साइज ऑफ पैनल डिपेंड ऑन कैसे क्वेश्चन हो सकता है, तो यही क्वेश्चन देगा कि ये साइज ऑफ पैनल इज डिपेंड ऑन, दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से हो सकता है 3 को गलत, 1 सही देगा, हो सकता है कि 2 सही और बोथ करके दे देगा, या 4 सही लास्ट में लिख देगा ऑल। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगी। तो पहला है जो डिपेंड करती है साइज का पैनल, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि कितना तेजी से आप कोयला निकाल रहे हैं, क्या क्या मशीनरी यूज कर रहे हैं, है ना, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं एक दिन में, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन। दूसरा है मेथड ऑफ माइनिंग, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो लॉन्ग वाल यूज करेंगे तो जल्दी से कोयला कटता है, जैसे एक बार लगा दिए काटते जाएगा। बोल्ड फिटर में ब्लास्टिंग करना पड़ता है, प्रिपरेशन करेंगे ब्लास्टिंग के लिए, ड्रिलिंग होता है, तो काफ़ी चीज़ होता है। मेथड ऑफ माइनिंग दूसरा डिपेंड करेगा। मैकेनाइजेशन, यानी कि बनावट क्या है, सीन का मैकेनाइजेशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगी। मैन पावर पे भी डिपेंड करेगी, आपका मैन पावर कितना रहेगा उसके हिसाब से आप काम होगा। तो ये 4 जो है मेन है, ये चारों मेन है, इस पे हमारा साइज का पैनल डिपेंड करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कंटिग्यूअस सीम किसे बोलते हैं?
कंटिग्यूअस सिम किसे बोलते हैं, इसका डिफिनेशन बहुत इजी है, ध्यान से सुनिए। जब दो पोल सिम, कितने पोल सिम है, दो पोल सिम एक दूसरे के 9 मीटर के अंदर, यानी एक दूसरे के 9 मीटर के अंदर रहे तो वैसे दोनों सिम को कंटिग्यूअस सिम बोला जाता है। तो यहाँ पर दो सिम की बात हो रही, एक सिम मान लेते हैं हमारा ये है, दूसरा सिम हमारा यहाँ है, ठीक है, या मान एक तीसरा सिम यहाँ है। तो ये दोनों का डिस्टेंस जो है अगर 9 मीटर के अंदर होता है तो कंटिग्यूअस सिम बोलेंगे, ठीक है। और इसका भी डिस्टेंस यहाँ से कवर कर सकते हैं भाग लेके डी बस टाइप से। उसके बाद ये अगर 9 मीटर के अंदर रहे तो ये भी कंटिग्यूअस सिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंटिग्यूअस सिम का डिफिनेशन होता है। अब कंटिग्यूअस सिम रहा तो उसमें काम हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रोविजन फॉर कंटिग्यूअस सिम। तो पॉइंट बाय पॉइंट में बताता हूँ। और इसमें अगर कंटिग्यूअस वर्किंग अगर बोल देगा डिफिनेशन क्या होगा, तो यही दोनों सिम में वर्किंग चलाने को कंटिग्यूअस वर्किंग करते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड है। इसमें अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो कंटिग्यूअस वर्किंग कर रहे हैं। तो चलिए पहला पॉइंट जो होगा हमारा किस तरह से चलाएंगे। दोनों सिम का जो पार्टिंग होगा ना 3 मीटर से कम नहीं, यानी कि क्या बोलने का मतलब, ये हमारा सिम है, ये दूसरा सिम है, तो यहाँ जो पार्टिंग है ना इसके बीच में 3 मीटर का छोड़ना पड़ेगा, 3 मीटर, उससे कम नहीं होगी। 4 होगी, 5, 6, 7 तो बढ़िया है। लेकिन अगर कोयला हमारा विदिन 9 मीटर है, तो अगर कोयला हमारा यहीं पर है, दूसरा सिम जो कि 2 मीटर के अंदर पाया जा रहा, तो उस समय हमारा कोयला जो है 1 मीटर यहाँ से और छोड़ना पड़ेगा, कोयला कुछ बर्बाद होगा। लेकिन प्रोविज़न यही है, ठीक है। तो 3 मीटर मिनिमम होना चाहिए दोनों में काम चलाने के लिए, दोनों के बीच में पार्टिंग। यहाँ काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है। दोनों सिम में वर्किंग करते समय, दूसरा पॉइंट है, दोनों सिम में वर्किंग करते समय पिलर एवं गैलरी का साइज सेम डायमेंशन का होगा। जब दोनों सिम में हमारा काम चल रहा है, यहाँ सिम 1 इसको ले लेते हैं, सिम 2 ले लेते हैं इसको, तो इसका में जो काम करें, जो हमारा गैलरी साइज है, जो पिलर साइज है, दोनों का सेम रहे। अगर इसमें हम लोग 2 मीटर का गैलरी चला रहे हैं तो इसमें भी 2 मीटर गैलरी है। इसमें अगर 4 मीटर का पिलर छोड़े तो इसमें भी 4 मीटर का पिलर छोड़ना पड़ेगा, यानी सेम चलेगा। इसमें जो काम हो रहा है इसमें भी वही काम करेंगे, है ना। आगे क्या है, आगे सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा। पॉइंट लिख देते हैं। आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, वर्किंग चलाते समय दोनों ही सिम में पिलर के ऊपर पिलर जंक्शन सुपर इम्पोज होगी, यानी कि इसका यही मतलब है कि इसका जो पिलर है इसके ठीक नीचे होना चाहिए, इसका जो गैलरी इसके ठीक नीचे होना चाहिए, है ना। और जो जंक्शन बनाएगी, अगर यहाँ जंक्शन, इसका सीधे ही जंक्शन होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट यही बोलता है।
चौथा पॉइंट बोल रहा है सिम का इंक्लिनेशन 30 डिग्री से अधिक होने पर सुपर इम्पोज करना जरूरी नहीं। तो सिम जो है हमारा वो जरूरी नहीं है कि फ्लैट रहेगा, इंक्लिनेशन में भी रहता है। तो हमारा सिम अगर इंक्लाइंड है 30 डिग्री से अगर अधिक इंक्लिनेशन होता है सिम का, तो उस समय सुपर इम्पोज करना जरूरी नहीं, यानी कि पिलर के ऊपर पिलर रखना जरूरी नहीं है, गैलरी के ऊपर गैलरी नहीं, जंक्शन के ऊपर जंक्शन रखना जरूरी नहीं, उस समय छूट दी गई, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होती है एंगल पे करना। 5वां पॉइंट है गैलरी के ऊपर गैलरी, पिलर के ऊपर पिलर, जंक्शन के ऊपर जंक्शन सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए पायलट कोड लगाकर चेक करेंगे। तो जो हम लोग कर रहे हैं पिलर के ऊपर पिलर, गैलरी के ऊपर गैलरी, तो इसको समय समय पर चेक करना रहता है कि सही में हमारा हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम लोग पायलट होल लगाते हैं। तो गैलरी हमारा यहाँ से एक होल लगाएंगे जो यहाँ तक रहेगी, इस सिम तक आएगी, तो फिर हम लोग देखेंगे ठीक है कि नहीं, हमारा जो गैलरी में लगाए थे वो दूसरा गैलरी में जा रहा है कि नहीं। तो ये जरूरी है वर्किंग चलाते समय कंटिन्यूअस सिम। छठा पॉइंट है डेवलपमेंट करते समय नीचे का सिम में एक पिलर आगे काम चला जाएगी, परंतु डिप्लरिंग के समय ऊपर वाले सिम में एक पिलर पहले वर्किंग चलाई जाएगी। तो डेवलपमेंट करते समय जो हमारा दोनों में कंटिन्यूअस सिम में काम हो रहा, तो दोनों में काम होता है। तो डेवलपमेंट के समय जो है एक पिलर आगे चलाई जाएगी, परंतु डिप्लरिंग के समय ऊपर वाले सिम में एक पिलर पीछे वर्किंग चलाई जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला का सिम का बात हो रहा है, डेवलपमेंट में आगे चलाई जाएगी और डिप्लरिंग में पहले चलाई जाएगी। 7वां पॉइंट कंटिन्यूअस वर्किंग में एक सिम से दूसरे सिम में जाने के लिए स्टेपल पिट या ट्रिप बनाया जाएगा। तो अब जो है हमारा शाफ्ट यहीं तक बनाया जाता है, उसके बाद हो सकता है इंक्लाइंड भी ऐसे करके रास्ता बनाया गया है। यहाँ दो सिम है तो हो सकता है शाफ्ट बनाएगा, तो शाफ्ट यहीं तक बनाया जाता है, इसमें आते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हम लोग एक सीधा होल मारते हैं। अगर इस तरह से हम लोग आ रहे हैं तो स्टेपल पिट बोलते हैं। अगर इंक्लाइंड रास्ता बना के दूसरा सिम में घुस रहे हैं इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये सब अरेंजमेंट करना है दूसरा सिम में जाने के लिए। कंटिन्यूअस वर्किंग में दोनों ही सिमों का चार्ज एक ही ओवरमैन का रहेगा, परंतु सरदार अलग अलग हो सकते हैं। तो जब कंटिन्यूअस वर्किंग चल रही, दोनों सिम में वर्किंग एक साथ चल रही है, तो इंचार्ज जो है ओवरमैन रहेगा दोनों का। इंचार्ज फॉर बोथ सिम ओवरमैन। ठीक है, बट सरदार अलग हो सकते हैं, मैनिंग सरदार अलग अलग हो सकते हैं। एक मैनिंग सरदार दोनों को नहीं देख सकता है, सरदार अलग रहेगा, बट सरदार डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा गाइस कंटिन्यूअस सिम में वर्किंग चलाया जाता है। उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको और क्लियर हो गया होगा। तो डेवलपमेंट यहाँ क्लियर होता है। अब चलते हैं डिप्लरिंग की ओर। अब हमारा डिप्लरिंग चलते हैं। तो डिप्लरिंग करते समय हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है। आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाना पड़ता है, प्रीपैरेटरी स्टॉलिंग बनाता है, एडवांस सपोर्ट स्प्लिट गैलरी काफ़ी है। तो एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइसोलेशन स्टॉपिंग। और गाइस डिप्लरिंग जो है मैं बता दूं पहले दो तरीके से की जाती है।
डिप्लरिंग के टाइप कितने हैं? स्ट्रोइंग्स मेथड से किया जा सकता है। दूसरा है केविंग मेथड। स्ट्रोइंग से पता चल रहा है कि बालू भरा जाता है वॉइड एरिया में डिप्लरिंग के बाद, और केविंग का मतलब है कि ऊपर को चाल को गिरा दिया जाता है और उस एरिया को उसी के मटेरियल से भर दिया जाता है। तो दो मेथड है डिप्लरिंग करने के, ठीक है। चलिए अब आइसोलेशन स्टोपिंग देखते हैं। तो मेरी बातों को जो है ध्यान से सुनना है, क्योंकि डिफिनेशन में बड़ा होता है, लिखने का टाइमिंग नहीं है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी जल्दी है और मैं सोच रहा जल्दी से कवर हो जाए तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, है ना। तो ध्यान से सुनिए। अंडरग्राउंड माइंस में किसी भी वर्किंग को आइसोलेट करने के लिए डिप्लरिंग करते समय पैनल बनाने के लिए जो ब्रिक्स वालिंग की जाती है उसे ही हम आइसोलेशन स्टोपिंग कहते हैं। तो मैं फिगर से कुछ समझा देता हूँ। MS पेंट में ही रहेगा। समझिए ध्यान से। चलिए, ये सब पिलर है, जो स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, अलग अलग शेप में दिख रहा है, वो फिगर मैंने ड्रॉ किया, अच्छा से ड्रॉ नहीं हुआ तो समझ लीजिए एक एक्सरसाइज का है सारे पिलर। तो ये सब पिलर है, सब पिलर है, और बीच में जो जगह दिख रहा है ये सब गैलरी होती है, ठीक है। जहाँ जहाँ जगह दिख रहा है टोटल गैलरी है। तो गाइस ये हमारा डेवलपमेंट वाला है, दिख रहा है नज़ारा। अब डिप्लरिंग कर रहे हैं उस समय क्या करते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो लाइनिंग है ये सब समझ लीजिए ब्रिक वालिंग, ठीक है। ऐसे करके घेर दिए इस एरिया को। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट कर दिए हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं आइसोलेशन स्टोपिंग। आइसोलेट कर दिए, इसका इस भाग का एनवायरनमेंट का मतलब कहीं और से अब नहीं। इसको मैं क्यों मिटा रहा हूँ, क्योंकि अगला है उसके लिए मिटा रहा हूँ। इस तरह से आइसोलेशन कर दिया जाता है, इसको आइसोलेशन स्टोपिंग बोलते हैं। और इसका जो थिकनेस जो है ना 1 मीटर, कितना है 1 मीटर से कम नहीं होती है, ज़्यादा रखेंगे तो बढ़िया है, नॉट लेस देन। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, लिख देता हूँ, लिखने के बाद इजी समझना है। प्रीपैरेटरी स्टोपिंग, या यहाँ लिख सकते हैं आइसोलेशन स्टोपिंग। प्रीपैरेटरी आइसोलेशन स्टोपिंग, तो इसको ध्यान से सुनिए, फिर मैं फिगर में बताऊँ। डिप्लरिंग पैनल बनाते समय 2 इंटेक एवं एक रिटर्न डिप्लरिंग
गैलरी में अनकम्प्लीट बनाए गए स्टॉपिंग को प्रॉपर्टी आइसोलेशन स्टॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो एक और जो मिटा देते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो गाइस जब डिप्लेयरिंग करते हैं तो 3 गो रास्ते रहते हैं, जिसमें से हमारा 2 जो होता है इंटेक्ट होता है, इंटेक्ट इस डिप्लेयरिंग में जाने के लिए। एक होता है रिटर्न, यानी इधर से हमें वेंटिलेशन को निकालते हुए सरफेस ले जाना, यहाँ से हमारा हवा घुस रहा है। तो 2 इंटेक बनाए जाते हैं, 2 इंटेक और एक रिटर्न। एक रिटर्न, ठीक है, ये दोनों इंटेक है और ये रिटर्न। और ज़रूरत पड़ने पर इसको तुरंत आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर जितना भी पर्याप्त मात्रा में मटेरियल हमें ज़रूरत पड़ती है उतना यहाँ पर ढेर रखा रहता है। ठीक है, ताकि हमें ज़रूरत पड़े तो तुरंत आइसोलेट कर दिया जा सके। तो प्रिपैरेटरी हो गया, आइसोलेशन हो गया, अब है एडवांस सपोर्ट। एडवांस सपोर्ट किसे बोलते हैं? केबिंग मेथड से डिप्लेयरिंग करते समय जिस प्लेस में कोयला काटने का काम चल रहा है उस पिलर से 2 पिलर या फिर 30 मीटर डिस्टेंस हो सकता है, दोनों में से जो अधिक हो उतनी दूरी तक सपोर्ट प्लान के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट हम लोग लगाते हैं, उसी को हम लोग एडवांस सपोर्ट बोलते हैं। तो एडवांस सपोर्ट से ही मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाना है, और वो जो सपोर्ट जो लगती है जिस पिलर में काम चल रहा है उस पिलर के 2 पिलर पीछे या फिर 30 मीटर, पिलर में छोटा छोटा होगा तो 30 मीटर पार नहीं कर सकता है, हो सकता है। तो दोनों में से जो ज़्यादा दूरी होता है उतनी दूरी तक हमारा सपोर्ट करके रखा जाएगा। तो फिगर से यही बताते हैं, कुछ ड्रॉ करना जरूरी है। ये इस पिलर में हम लोग काट छाट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? काट छाट कर रहे हैं। इस पिलर में हमारा काम चल रहा है, काट रहे हैं। तो इस पिलर से 2 पिलर पीछे, मान लेते एक पिलर हमारा यहाँ है, एक पिलर यहाँ है, तो 2 पिलर पीछे या 30 मीटर, तो अगर डिस्टेंस हमारा 30 मीटर क्रॉस नहीं करता है तो 30 मीटर तक जाना है, अगर क्रॉस कर जाता है तो 2 पिलर बढ़िया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग एडवांस सपोर्ट लगा के रखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोर्ट हम लोग एक्स्ट्रा लगा के रखते हैं। ठीक है, सपोर्ट लगा हुआ है, सपोर्ट मान लीजिए प्रोक है या पोक समझ लीजिए। तो इस सब जो एक्स्ट्रा एडवांस सपोर्ट लगाया जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एडवांस सपोर्ट। अब बात आती है स्प्लिट गैलरी। डिप्लेयरिंग करते समय जब किसी पिलर के बीच में गैलरी चलाकर उसे 2 या 2 से अधिक भागों में जब हम लोग बांटते हैं तो उसी को हम लोग स्प्लिट गैलरी बोलते हैं। फिगर इसमें भी जरूरी है, फिगर देखिए। एक हमारा ये गैलरी था,
ठीक है, एक गैलरी था, सॉरी गैलरी बोल रही, पिलर था, ये हमारा पिलर था। अब इस पिलर को हम लोग देखिए दो भागों में कैसे बांटते हैं। ये इस तरह का पहला दिख रहा था, अब इस तरह से दिख रहा है। बीच में हम लोग एक गैलरी चला दिए, ठीक है। इसी गैलरी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट गैलरी। ये जो गैलरी चली इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट गैलरी। ठीक है, तो स्प्लिट गैलरी हमारा यहाँ पर, और ये गैलरी चलाने का जो है लंबाई चौड़ाई क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 111 यानी 111, उसके अनुसार जो होती है चौड़ाई उसकी जो है 4.8 मीटर से अधिक नहीं हुई। ऊंचाई कोई मैटर करती क्या है, ऊंचाई तो पहले से फिक्स है ना। तो चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगी नॉट मोर देन 4.8 मीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है नॉट मोर देन 4.8 मीटर। अब बात आती है स्लाइस गैलरी की। तो पिलर पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। अब इसमें स्लाइस गैलरी कैसे बनेगा, यहाँ पहले लिख देता हूँ, एक फिगर समझाएंगे। स्लाइस गैलरी, ठीक है, स्लाइस गैलरी को देखिएगा फिगर में। सेकेंड गैलरी हमारा इस तरह से मिला हुआ था, वो था स्प्लिट गैलरी बीच वाला। अब जो है ये साइड साइड में जगह छूटा हुआ है, देख रहे हैं, ये सब रिव होता है। ये कोयला पूरा का पूरा छोड़ दिया जाता है ऊपर तक, और यहाँ जो हम लोग बनाए, जो यहाँ स्पेस बना, जो गैलरी चलाए, इसी का नाम है हमारा स्लाइस गैलरी। इसका नाम है स्लाइस गैलरी। तो ये है स्लाइस गैलरी, ठीक है। पहला भाग ये था, दूसरा भाग का फिगर में ही मैं तीसरा बना दिया हूँ। दूसरा ये पूरी तरह से मिला हुआ था, स्प्लिट था, तीसरा है हमारा स्लाइस गैलरी है। और ये आसपास रिव है, कोयला छोड़ देते हैं, इतना ही भाग में हम लोग काटते हैं ताकि हमारा सपोर्ट बने रहे ऊपर से। बाद में हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा रिव काट के कोयला जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल लिया जाता है। और ये जो रिव जो होती है ना, कम से कम 2 मीटर की रहती है ना। ये रिव का थिकनेस अगर जानना चाहते हैं तो कम से कम 2 मीटर। अब रिव का बहुत ही मजबूत और बहुत ही बढ़िया रीजन है छोड़ने का। पहला रीजन है कि सपोर्ट बढ़िया होगा,
और एक और रीजन जो एग्जाम में पूछा जाता है, पर्पस ऑफ रीब हम लोग छोड़ते हैं। तो अगर उस तरह का जो फिगर में मैंने दिखाया उस तरह का अगर छोड़ते हैं रीब, तो क्या करता है वो वर्किंग प्लेस को गोफ के इफेक्ट एरिया से अलग करता है पहला। अब कैसे करता है फिगर एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूरे इंटरव्यू में कहीं भी काम आएगा। पूरा डीप लर्निंग और डेवलपमेंट में पढ़ा रहा हूँ, पूरा कवर हो जाए। इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए, अगर पूरा वीडियो समझ जाते हैं तो इस तरह से हमारा पिलर है। यहाँ पर हम लोग अगर रीब छोड़ देते हैं तो ये एरिया इधर हमारा गोफ एरिया है, तो यहाँ छोड़ते थे, यहाँ काम हो रहा है तो इफेक्टेड होगा क्या, ये अलग करना काम होता है। तो यही पॉइंट है, अलग कर दिए। दूसरा पॉइंट, स्टोइंग के समय बॉक्सिंग एंड बैरिकेडिंग बनाने का हेल्प करता है। जब हम लोग स्टोइंग करते हैं ना, ड्यूरिंग स्टोइंग बॉक्स मेक टू हेल्प बॉक्सिंग एंड ट्रेड। ठीक है, स्टोइंग करते समय हेल्प करता है बॉक्सिंग और बैरिकेडिंग बनाने में। अब बॉक्सिंग और बैरिकेडिंग अब क्या है यहाँ पर, सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। तो ये जो साइज है ना, इसी पे डिपेंड है, जो मैंने बनाया ना स्लाइस कलरिंग, इसी को मैं समझाऊंगा, है ना। तो ये हमारा क्या था, ये पोर्शन, ये हमारा रीब है, यानी पूरा कोयला छोड़े हैं रूट तक सटा हुआ है, ये पोर्शन रीब है। ये हमारा जो हो गया था स्लाइस गैलरी था। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं स्टोइंग, तो उस समय इस समय यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का शेप बन गया, तो हमें भरने में आसानी होगी। ऐसे करके यहाँ से बालू ट्रांसमिट कर रहे हैं, ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैरिकेडिंग लगा देते हैं, बांस का कुछ बना हुआ रहता है चटाई, इसी को हम लोग बैरिकेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं ताकि हमारा पूरा एरिया में स्टोरिंग अच्छे से हो सके। उसके ऊपर में कुछ भाग छूट जाता है, पाइप्स के द्वारा नहीं हो पाता, तो उसको हैंड ट्रामिंग से करते हैं, हाथों से धकल के उसमें भरते हैं उस एरिया को। तो इस तरह से हमारा स्टोरिंग हो जाता है। समझ गए हैं, ये बॉक्स की तरह, इसलिए इसको बॉक्सिंग बोला। बैरिकेडिंग चटाई यहाँ पर है, तो यही था बॉक्सिंग एंड बैरिकेडिंग हो गया। अब गोफ ए सपोर्ट किसको बोलते हैं,
तो डिफिनेशन पहले देख लेते हैं गो फेस सपोर्ट, उसके बाद समझाऊंगा किधर रहता है गो फेस सपोर्ट। केबिंग मेथड से जब डिप्लरिंग हम लोग करते हैं ना, तो गोफ के किनारे में स्किन टू स्किन यानी सटा कर कोग लगाते हैं ना, जिसे हम लोग गो फेस सपोर्ट बोलते हैं। तो गो फेस सपोर्ट में कोग लगाते समय यदि उस जब कोग सपोर्ट हम लोग लगाते हैं तो हो सकता है उतना बड़ा एरिया नहीं है जितना कोग हमारा लगता है। उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस बचे हुए स्पेस में हम लोग फूटा यानी प्रोप लगा देते हैं, जिससे हम लाइन में फूटे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं। तो यही मतलब है कि गो फेस सपोर्ट जो है हम लोग कोग से करते हैं। फिगर पे चलते हैं, ज़्यादा इजी है, कोग फिगर हो गया छोटा। ये है गोफ एरिया, ये है गोफ। यहाँ से हम लोग कोयला वाला निकाल लिए, पिलर और काट लिए। ये सब पिलर है, ये दोनों पिलर है। तो बात होता है कि इस गोफ से बचाने के लिए हम लोग जो है स्किन टू स्किन यहाँ कोग लगा देते हैं। इसी को लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये हमारा गोफ था। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कोग लगाते हैं। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग जो कोग लगाए हैं, अब हमारा इतना सा स्पेस जो है यहाँ कोग लगाने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, एक इधर भी एक जगह नहीं है, मान लेते हैं यहाँ भी हमारी जगह नहीं है कोग लग सके। तो उस समय क्या करते हैं, प्रोप लगा देते हैं। प्रोप लगा देते हैं सटा कर। उस प्रोप का जो डिस्टेंस होता है ना, एक प्रोप से दूसरे प्रोप का 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। ये जो कोग लगा है 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती, तब ना हमारा सटेगा। और ऐसा करने का यही मतलब है कि अगर गोफ में हमारा रूफ होल होता है, जो कि हमें करवाना ही है, अगर हम लोग डिप्लरिंग जो है केबिंग मेथड से कर रहे हैं तो गिरेगा ही। तो इस एरिया मेथड ना पड़े, उस सपोर्ट बचा के रखें। तो इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट गो फेस सपोर्ट का करते हैं, गो फेस सपोर्ट लगाया जाता है। अब आते हैं आगे की ओर, चलते हैं। लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन तो टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। पहला ले लेते हैं डायगोनल को। डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। दूसरा ले लेते हैं स्टेप।
तीसरा है स्ट्रेट, ठीक है। तो 3 टाइप से हम लोग लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब ये लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक ना, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं यहाँ से बताता हूँ, एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ इमेज है। पहला डायगोनल था, तो डायगोनल की पिक्चर लेते हैं। तो पहला हमारा था डायगोनल। तो इस फिगर में समझाता हूँ ये है क्या। डायगोनल को हिंदी में तिरछे या डायगोनल डिस्कशन बोल सकते हैं, तिरछी, है ना। तो ये हमारा पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 2, इस तरह से नेमिंग किया हुआ रहता है। पिलर 3, पिलर 3, तो ये सब जितने भी है स्क्वायर में सारे अलग अलग पिलर का नंबरिंग किया हुआ है। तो अब मुद्दा है कि यहाँ पर डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन या लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है। ये सब पिलर तो है ही, तो इसमें पिलर क्या है सर? तो पिलर क्या है, लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है? तो पिलर ये है, लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि अब जो है डीप डायरेक्शन में हमारा डिप्लरिंग स्टार्ट होता है। जब डेवलपमेंट करते हैं तो इधर से करते जाते हैं, राइस ऊपर से नीचे डीप, और जब डिप्लरिंग करना रहता है तो जहाँ तक डेवलपमेंट है लास्ट से शुरू करते हैं। तो पिलर 1, पिलर 2, इसी तरह से हम लोग नेमिंग कर दिए हैं समझने के लिए। उसके बाद जब हम लोग डिप्लरिंग करेंगे तो पहला इस पिलर को लेंगे, जैसे हम लोग स्लाइस किए, स्पीड गैलरी बनाए, उसी तरह से होता है। इस पिलर को पूरा काम किए, उसके बाद ये पिलर करेंगे, फिर ये पिलर करेंगे, फिर ये पिलर करेंगे, फिर ये, इसी तरह से ये होगा, ये, फिर ये, इसी तरह से पूरा पैनल हमारा डिप्लरिंग हो गया। तो इसी को बोलते हैं डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब स्टेप डायगोनल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट वही था, दिखा देता हूँ एक बार। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये हो गया। दूसरा आप देखते हैं स्टेप डायगोनल। तो सेम चीज है, ये सब सारे पिलर है, जितने स्क्वायर में सब पिलर है, और हमारा डिप्लरिंग जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप डिप्लरिंग करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक नंबर को इसको पूरी तरह से काट के जो मेथड अप्लाई करना है, कैबिंग, स्टोइंग, इसको करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसमें चल जाएंगे, ठीक है। इसमें किए, फिर इसमें किए, उसके बाद यहाँ फिर तीसरा करेंगे। ये पूरा खत्म हो जाने के बाद फिर स्टेप बनाएंगे, ये चौथा करेंगे, फिर पांचवा करेंगे। इस तरह से भी किया जा सकता है। और दूसरा, इस तरह का स्टेप डायगोनल बनाने के लिए एक और क्या किया जा सकता है, ये जो नंबरिंग किए हुए हैं, अगर एक नंबर हमारा यहाँ है तो इसको पहले करेंगे, 2 नंबर हमारा यहाँ है तो यहाँ करेंगे, 3 नंबर हमारा यहाँ है, 3 नंबर से इसे सीधे स्टेप करेंगे और इसको करेंगे। 4 नंबर अगर हमारा यहाँ है तो इसको करेंगे, फिर यहाँ से स्टेप करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। 5 नंबर हमारा यहाँ है, यहाँ से स्टेप लेंगे, इसको छोड़ देना, फिर इसको करना है, ये सबको छोड़ देना, फिर इसको करना। तो इसी तरह से 6 में भी होगा, यहाँ से छोड़ देना, फिर इसको लेंगे, फिर यहाँ से स्टेप लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, तो 6 खत्म हो जाता, फिर 7 करेंगे, 7 इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टेप डायगोनल होता है। 7 यहाँ है, फिर 7, फिर 8 करेंगे, फिर स्टेप यहाँ से बढ़ेंगे 8, तो स्टेप बढ़ रहा है इसलिए इसको स्टेप डायगोनल भी बोलते हैं। 8 करेंगे,
9 9। इसी तरह से हमारा सीढ़ी बनते जाता है, यहाँ से सीधे यहाँ करेंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया 9 तक। ये पूरा का पूरा हम लोग अब खा गए हैं कोयला। अब 10 देखिए, 10 से यहाँ से स्टेप लेंगे, इसको खाएंगे, फिर यहाँ से स्टेप लेंगे, इसको खाएंगे। 9 यहाँ था ना, इसको खा चुके थे। फिर 11 नंबर खाएंगे, पूरा खत्म। फिर 12, यहाँ 12 है, 11 यहाँ भी था तो इसको भी ले लिया जाएगा 12। तो इस तरह से हमारा पूरा कोयला यहाँ खत्म हो गया है। फिर आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर पूरा खाएंगे, यहाँ 13 है, ये पूरा खत्म हो गया। फिर 14 नंबर खाएंगे, फिर यहाँ 14 है, खाएंगे 15 खाएंगे, फिर 16। इस तरह से पूरा का पूरा हम लोग कोयला खत्म कर दिए। ये डिक्लेयरिंग खत्म, पूरा पैनल खत्म। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप डायगोनल किया जाता है। तो नंबरिंग किस हिसाब से किए उस तरह से आपका स्टेप बढ़ेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से नंबरिंग है तो इस तरह से किया जाएगा। तो नंबरिंग डिपेंड करता है, अलग अलग माइंड से अलग अलग तरीका से किया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट वो देख लेते हैं, उसके बाद फिगर में आएगा स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको सीढ़ी नुमा निष्कर्षण रेखा बोला जाता है। ये देखिए अब आ गया तीसरा भी स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, सीधी निष्कर्षण रेखा। तो इसमें साफ पता चल रहा है ये हमारा लास्ट डेवलपमेंट का था। डिक्लेयरिंग यहाँ से इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, खत्म। फिर इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, खत्म। इसको लेंगे, इसको खत्म, इसको खत्म, इसको लेंगे, खत्म। पूरा डिक्लेयरिंग खत्म, पूरा कोयला खत्म। ठीक है, खत्म, सब खत्म। चलिए आगे बढ़ते। एयर ब्लास्ट शेल्टर किसको बोलते हैं? तो सुनिए ध्यान से, केविंग मेथड से डिप्लेयरिंग करते समय एयर ब्लास्ट से बचने के लिए, एयर ब्लास्ट किसको बोलते हैं वो भी जानना जरूरी है, इसको भी बता दूँ। तो पहले एयर ब्लास्ट शेल्टर है। केविंग मेथड से डिप्लेयरिंग करते समय एयर ब्लास्ट से बचने के लिए वॉफ एज से 3-4 पीछे, 3-4 पिलर पीछे किसी पिलर में डीप डायरेक्शन में एक अनकम्प्लीट गैलरी चलाकर शेल्टर बनाया जाता है, जिसे हम एयर ब्लास्ट शेल्टर कहते हैं। चलिए इसका फिगर में समझते हैं। फिगर बहुत जरूरी होता है बताना, ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। तो एयर ब्लास्ट शेल्टर बना लेता हूँ। तो ये हमारा पिलर, ये हमारे बाकी पिलर है, छोटे बना देता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं। ठीक है, इसको बड़ा साइज में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ एक पिलर बनाया गया है, पीछे पिलर है, ये सब पिलर में काम चल रहा है मान के चलो। ठीक है, शेल्टर पहले पूरी तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा पिलर था, जो सेम साइज का ही पिलर आता है, बड़ा फिगर है। तो यहाँ पर हम लोग अनकम्प्लीट गैलरी चला दिए मान के चलो। तो इस जगह पर हमारा खाली जगह हो गया खाली जगह। ठीक है, इधरों से अगर मान लेते इधर वाला नहीं काटे हैं, अभी पिलर बचा हुआ, ये जगह अब खाली है। ठीक है, ये पूरी जगह अब ये खाली है। एम्प्टी है। ये एम्प्टी एरिया है।
तो यही मैंने बोला था कि एयर ब्लास्ट शेल्टर, इसी को बोलते हैं एयर ब्लास्ट शेल्टर। ये है, तो ये पिलर में हमारा काम चल रहा है, ये पिलर में काम चल रहा है, ये पिलर में हमारा काम चल रहा है मान लेते हैं। तो इसके दो या इसके 3-4 पिलर पीछे एक डीप डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन डीप डायरेक्शन में इधर से हम लोग बनाए अनकम्प्लीट गैलरी चलाते हैं, यहाँ पर अनकम्प्लीट गैलरी चलाए हैं, इसी को हम लोग रेस शेल्टर बोलते हैं। और इस रेस शेल्टर में जो होता है ना, किसी भी तरह का खड़ा सपोर्ट नहीं लगा, यानी बॉक्स सपोर्ट, टॉप सपोर्ट नहीं लगा, इसमें रूट बोल्टिंग ही सिर्फ लगा सकते हैं। और इसका साइज जो इतना बड़ा होना चाहिए कि पूरा शिफ्ट में जो काम कर रहा व्यक्ति सारे के सारे यहाँ पर अट जाए। इमरजेंसी के कंडीशन में जब हमारा रूफ फॉल होने वाला होता है तो एयर ब्लास्ट होता है, उस समय यहाँ पर शेल्टर ले सके। तो एयर ब्लास्ट शेल्टर हो गया। अब लोकल फॉल बोलते हैं किसको, मैन फॉल किसको बोलते हैं, लोकल फॉल एंड मैन फॉल। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई फिगर बताने के लिए नहीं है ना। तो केविंग मेथड से डिप्लरिंग के दौरान, कौन सा मेथड, केविंग मेथड। स्टोइंग में कोई भी रूफ फॉल नहीं होता, क्योंकि हमें रूफ को गिराना ही नहीं रहता, तो क्या रूफ फॉल होगा और क्या उसमें एयर ब्लास्ट होगा, है ना, नहीं होता, ना के बराबर होता है, थोड़ा थोड़ा गिरता ही है रूफ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो लोकल फॉल इसको बोलते हैं केविंग मेथड से डिप्लरिंग के दौरान गोप में होने वाला वैसा रूफ फॉल जिसका इफेक्ट सरफेस तक ना पड़े, उसे लोकल फॉल करते हैं। कुछ छोटा मोटा फॉल हुआ, उस फॉल से हमारे सरफेस तक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल। अब मेन फॉल देखिए, मेन में आई जुड़ा रहता है, और स्पेलिंग गलत हो जाता है। तो मेन फॉल अब किसको बोलते हैं, जब केविंग मेथड से डिप्लरिंग करने पर गोप में होने वाला वैसा रूफ फॉल जिसका इफेक्ट सरफेस तक सब्सिडेंस या क्रैक के रूप में पड़ता है। हमारा जो किसी एरिया में मेन फॉल हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट सरफेस तक सब्सिडेंस के रूप में या क्रैक्स के रूप में हो जाता है, तो इसको हम लोग मेन फॉल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है प्री मैच्योर कोलैप्स। प्री मैच्योर कोलैप्स किसको बोलते हैं, जब केविंग मेथड से डिप्लरिंग करते समय हम लोग सपोर्ट खोलने से पहले रूफ कोलैप्स कर जाए तो प्री मैच्योर बोलते हैं। यानी कि जो हम लोग सपोर्ट मटेरियल लगाए थे, वो सपोर्ट मटेरियल लगा हुआ है, फिर भी हमारा रूफ जो है गिर गया, तो इसी को बोलते हैं प्री मैच्योर कोलैप्स। समय से पहले ही रूफ का फॉल जाना प्री मैच्योर कोलैप्स कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग विड्रॉ करते सपोर्ट का तब गिरता, तभी हम लोग उम्मीद रखते कि सपोर्ट हटाएंगे तभी गिरेगा, तो तब प्री मैच्योर कोलैप्स नहीं होता, लेकिन समय से पहले वो गिर गया तो प्री मैच्योर है। चलिए, ये फिगर समझाना जरूरी है कि अब एक पिलर है तो कैसे काटा जा रहा है इस पिलर को। इसका क्वेश्चन यही होगा, तो स्टूप जो है किसे बोलते हैं,
और टाइप ऑफ स्टूप कितने प्रकार के हैं। तो स्टूप जो है पिलर काटने के समय हर पिलर चिराई करके साइज के अनुसार 4 या 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इन भागों को स्टूप बोलते हैं। तो फिगर में देखते हैं कि स्टूप क्या है। तो जैसे एक बड़ा पिलर है, एक अपने से फिगर भी बनाना जरूरी है। बड़ा पिलर है ये मेरा, इसको हम लोग काट रहे हैं, ठीक है। इस पिलर को हम लोग कैसे काटेंगे, ये 3 तरह से स्टूप में किया गया है। स्टूप मेथड से हम लोग यूज कर रहे थे, 3 प्रकार से काटा गया है। पहला जो है बताता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग रूप के लिए। इसको स्ट्रॉन्ग रूप के लिए बताता हूँ। क्या अगर हमारा रूप स्ट्रॉन्ग है तो कैसे इसको काटेंगे। हाँ बोलो, क्या हुआ बोलो, किसका आया तो था पिछला बार, क्या किया। अरे कितना 24 मिला ना पिछला बार, 24 मिला ना पिछला बार। अब तो जितना रहेगा उतने में मिलेगा। अब कौन, तो जाकर चेक करो ना वहाँ पर, हम लोग थोड़े जाते हैं वहाँ पर। हाँ हाँ चलो तुमको हम कॉल भी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस स्ट्रॉन्ग रूप के लिए पहले मैं बताता हूँ कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूप रहेगा तो पिलर को किस तरह से काटेंगे, ठीक है। तो फिगर में पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ काटेंगे धीरे धीरे, देखिएगा कैसे काटेंगे। तो ये है हमारा सपटा तरीका, ठीक है, मजबूत चाल के लिए। अब इसको काटेंगे, देखिए कैसे कटा हुआ। ये हमारा बड़ा पिलर है, स्ट्रॉन्ग रूप के लिए यूज करेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग रूप रहेगा तो हम लोग क्या सपटा तरीका अपनाएंगे। इसको ले लेते हैं, ये रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो पिलर हमारा कैसा था, एक बड़ा पिलर था। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखिए आपके सामने कटेगा। इस एरिया जो है ये पूरा का एरिया, ये रिब थोड़ा बढ़ेगा, इसको बढ़ा देते। रिब मैंने बताया ना
बस। तो ये सब रिब है, रिब आपका है, ये सब रिब छोड़ेंगे यहाँ पर। ये पूरा एरिया रिब यानी कि कोयला छूटा हुआ है, सब कोयला छोड़े हैं, ये सब रिब है। ये रिब है। अब काटते हैं इसको, रिब छूटा हुआ इधर का पूरा एरिया काट लेंगे, ऐसे करके इधर से काट लेंगे। ठीक है, अभी छोटा हो जाएगा हमारा पिलर। काट रहे हैं, सब काट रहे हैं, पिलर काटे हम लोग इतना। तो पहले पिलर कैसा दिख रहा था, पिलर इतना बड़ा था, इतना कोयला निकल गया। अब पिलर इस तरह से हो गया, पिलर हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, फिर इस पिलर को हम लोग काटेंगे। फिर पिलर काटते हैं, फिर इस एरिया को पूरा काट लेंगे। एरिया हमारा कट गया। ठीक है, हमारा पिलर अब क्या हो गया, इतना छोटा हो गया, पिलर हो गया। फिर इसी तरह से पिलर को काटेंगे। ये पूरा का पिलर एक और भाग में ले लेते हैं इसको। ठीक है, फिर इस पिलर को काटते हैं। फिर अगला कार्य करेंगे, फिर इस पिलर को काटेंगे। ये पूरा का पिलर आप किस तरह से हमारा दिख रहा है, इस तरह से पिलर दिख रहा है। पहले क्या था, हमारा रेक्टेंगल था, अब हमारा पिलर ऐसे दिख रहा है। इस तरह से हमारा कोयला छूट गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग रूप रहता है तो इस तरह से काटते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं सपटा तरीका। अब दूसरा मेथड लेते हैं, स्टूप का दूसरा मेथड है। इसका इंग्लिश कोई सपटा का जानता होगा तो मेरे को बताइएगा, थोड़ा सा हमको समझ नहीं आ रहा इसका इंग्लिश क्या है। पहला था सपटा, दूसरा है हाफ मून मेथड। तो हाफ मून मेथड जो है, इसका भी फिर एक ड्रॉ करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर से एक पिलर लेते हैं, बड़ा पिलर, इसको भी काटेंगे। ये हमारा पिलर है, ये किसके लिए है वो लिख देता हूँ। और जनरल रूप, हमारा रूप का कंडीशन अगर जनरल है तो हम लोग हाफ मून मेथड यूज करेंगे। अब हाफ मून मेथड इस पे चलेगा, देखिएगा कैसे चल रहा है।
तो इस तरह से मैंने फिगर बनाया, अभी काटेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, रिब ये है हमारा, ये सब रिब है, ये कोयला छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखिए लास्ट में रिब बचेगा। तो ये रिब है। चलिए अब इसको हम लोग काटते हैं। इस पिलर को कैसे काटेंगे? तो सबसे पहले हमारा पिलर इस तरह से अभी दिख रहा था, इस तरह से एक पिलर था, इसको हम लोग काट रहे हैं, ठीक है। ये पिलर हम लोग मानते हैं, ये पिलर था। दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं, इसको कैसे काटेंगे देखिए लास्ट में कैसा दिखेगा, कैसे काटते हैं। तो सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं तो ज़्यादा कर जाएगा। तो जितना बड़ा एरिया उतना जगह बनेगा। पहले हम लोग इसको काटेंगे, इस एरिया को हम लोग ले लिए। अब हमारा पिलर कैसा दिख रहा है? इस तरह से दिख रहा है। पहले कैसा था? ऐसा था, अब ऐसा दिख रहा है। फिर इसको काटेंगे, अब कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। फिर इसको काटेंगे, अब कैसा दिख रहा है पिलर हमारा? ऐसा दिख रहा है। फिर इसको काटेंगे, अब हमारा पिलर देखिए कैसा दिख रहा है। इतना बड़ा पिलर इस तरह का खड़ा था, लेकिन अब हमारा रिब के तौर पर पिलर खड़ा है। तो इस तरह से अगर हम लोग काटते हैं, इसमें क्या था, छोटा छोटा एरिया लेके काटे। पहले छोटा लिए, फिर इससे बड़ा आया, फिर इससे बड़ा। और पहला में क्या था, बड़ा एरिया लिए थे, फिर इससे छोटा, फिर इसी तरह से करके छोटा काट के। तो इस तरह से उल्टा था, एक सीधा था। तो इस तरह से हम लोग करेंगे हाफ मून मेथड से डिफर है। और एक लास्ट है चौकीदार तरीका से। और ये सब रिब का जो थिकनेस है ना, 2 मीटर मैंने बताया था ना, ये सब लगभग 2 मीटर रखता है, 2 मीटर, ठीक है। हाफ मून मेथड हो गया। तीसरा जो हमारा चौकीदार तरीका, इसको इंग्लिश में किसी को पता होगा तो बता दीजिएगा। शायद मेरे ख्याल से हमको जहाँ तक पता है हैंडल मेथड बोलते हैं। चौकीदार तरीका लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं हैंडल मेथड, ठीक है। हैंडल मेथड। तो अब इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको काटते हैं। इसको रहने दो, इसी में बन जाएगा। लास्ट में रिब तो छोड़ना ही पड़ता है, तो रिब को मिटाना नहीं है, इसको एक स्ट्रेट लाइन में। और चलेगा थोड़ा टेढ़ा। चलिए इसको काटते हैं पहले।
और ये जो है किसके लिए और किस चाल के लिए होगा वो लिखते हैं। पुअर रूप के लिए, है ना, ये है पुअर रूप। पुअर रूप रहेगा तो हम लोग ये इस मेथड से इस तरह से काटेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, इस एरिया को एक पिलर के रूप में हम लोग चौकीदार छोड़ देते हैं। इस एरिया को हम लोग नहीं काटेंगे। ये एरिया हमारा इसी तरह है। आप देखिए ये पिलर हमारा पहले था, अब इसको काट के दिखाएंगे कैसे होगा। तो ये हमारा रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा तो काटेंगे किसको, इसको काटेंगे। पहले कैसा था पिलर हमारा, अब कैसा दिख रहा है, ऐसा। फिर इधर काटेंगे, अब कैसा दिख रहा है, ऐसा। और इस पिलर का साइज बहुत कोई सोच रहे हैं क्या होगा, तो 10 मीटर का रहता है स्क्वायर में, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। इसको लिख देते हैं 10 मीटर इंटू 10, लंबाई चौड़ाई 10, ठीक है, इसका साइज है। फिर आगे काटते हैं, तो इस तरह से इसको भी काट के निकाल लेंगे। तो पुअर रूप के लिए एक्स्ट्रा हम लोग छोड़े पिलर यहाँ पर ताकि सपोर्ट बना रहे। तो फिर हमारा जो है ये पिलर इस तरह का था, इस तरह से दिख रहा है। तो गाइस पूरा का पूरा डिप्लरिंग डेवलपमेंट यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा वीडियो हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के साथ। काफ़ी बढ़िया लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, इंटरेस्टेड कैंडिडेट है काफ़ी लोग, उम्मीद है हम भी अच्छा से पढ़ा रहे होंगे। और गाइस मेरा रिव्यू देना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कैसा मैं पढ़ाने का स्टाइल क्या है, समझाने का स्टाइल क्या है। अपना एफर्ट में पूरी लगाता हूँ, बाकी आप लोग देखिए क्या लगता है, आपका भी रिव्यू जरूरी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।